नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम वंशानुक्रम और पर्यावरण पर चर्चा कर रहे थे। वंशानुक्रम पर हम चर्चा कर चुके थे। बात आती है पर्यावरण की, इन्वायरमेंट की, किस तरह से बालक के विकास को इन्वायरमेंट प्रभावित करता है। हम सबसे पहले पर्यावरण को जानना चाहेंगे कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है परिधन आवरण। पर मतलब हमारे चारों तरफ, आवरण मतलब जो ढके हो, या ऐसे कह सकते हो कि संपूर्ण आवरण। संपूर्ण आवरण जो हमको चारों तरफ से ढके हुए, उसका अर्थ पर्यावरण होता है। इसके दो मुख्य क्षेत्र होते हैं, एक प्रकृति और दूसरा समाज। पर्यावरण के दो मुख्य क्षेत्र होते हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण और एक सामाजिक पर्यावरण, यानी कि प्रकृति और समाज। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत प्राकृतिक परिस्थितियाँ जैसे नदी, जल, पहाड़, वन, वायु, तापमान, ये सब क्या होता है, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत उन विशेष परिस्थितियों से होता है जिसमें हम रह रहे होते हैं, जिस समाज में हम रह रहे होते हैं, जिसमें पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक परिस्थितियाँ आती हैं। तो सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत जो आती हैं वो पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ मुख्य रूप से होती हैं। इस तरह से पर्यावरण का ये संक्षिप्त सा अर्थ होता है। ठीक, पर्यावरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और सामाजिक। जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके अंतर्गत नदी, पहाड़, जल, वायु, तापमान आदि प्रमुख होते हैं। और सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत हमारे परिवार का पर्यावरण, हमारे समाज का पर्यावरण, हमारी संस्कृति का पर्यावरण, हमारे धर्म का पर्यावरण और हमारा राजनीतिक पर्यावरण, ये जो सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अगर एक वुडवर्थ के अनुसार एक डिफिनेशन हम चाहें तो वुडवर्थ महोदय कहते हैं, वुडवर्थ के अनुसार पर्यावरण में वह सब बाह्य तत्व आते हैं। वुडवर्थ के अनुसार पर्यावरण में वह सब बाह्य तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति का जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। पर्यावरण में वह सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति का जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है, ऐसा वुडवर्थ महोदय का मानना है। बोरिंग, लाइंगफील्ड और वेल्ड के अनुसार लाइंगफील्ड और वेल्ड के अनुसार उनका कथन था, पित्रैकों के अतिरिक्त, बोरिंग, लाइंगफील्ड और वेल्ड के अनुसार पित्रैकों के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाले उसके सभी तत्व पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पित्रैकों के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाले उसके सभी तत्व उसका पर्यावरण होते हैं, सभी तत्व उसके पर्यावरण हैं। ठीक, ये बोरिंग, लाइंगफील्ड और वेल्ड का मानना था। अब अगर हम पर्यावरण से संबंधित अध्ययन और प्रयोग की बात करें कि क्या क्या पर्यावरण से संबंधित अध्ययन हुए, क्या प्रयोग हुए, तो एक जुड़वा बच्चों पर प्रयोग किया गया था, ये सिद्ध करने के लिए कि पर्यावरण कहीं ना कहीं वंशानुक्रम से ज़्यादा प्रभावी है या पर्यावरण ज़्यादा ही सब कुछ है, ऐसा मानना था लोगों का। जैसे आप याद करिए तो जे.बी. वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे कुछ नवजात शिशु दे दो, मैं तुम्हें जो चाहोगे वो बनाकर उनको दे दूंगा। तो वो पर्यावरण को ज़्यादा मानते थे। इसी तरह से न्यूमैन, फ्रीमैन और होल्जिंगर जो थे, न्यूमैन, फ्रीमैन और होल्जिंगर, ये मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 20 जोड़ी जुड़वा बच्चों को अलग अलग पर्यावरण में रखा, जुड़वा बच्चों को अलग अलग पर्यावरण में रखा। और उसमें 2 जुड़वा बच्चे थे, उन पर अध्ययन पर विशेष ध्यान सबका गया। एक बच्चे को गांव में एक फार्म हाउस पर रखा दिया गया और एक बच्चे को शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार में, सुशिक्षित परिवार में, समृद्ध परिवार में रख दिया गया। कुछ दिन के बाद देखा गया कि गांव पर रहने वाले
जो एक मध्यम परिवार में एक फार्म हाउस पे बच्चा पल रहा था, उसकी बुद्धि और शरीर का विकास शहर में रह रहे बच्चे की अपेक्षा कम हुआ। ठीक, जो गांव पर रह रहा था वो चिंतित रहता था, उदास रहता था, और जो शहर में रह रहा था वो एक प्रतिष्ठित संपन्न परिवार में वो स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहता था। तो दोनों जुड़वा ही बच्चे थे, लेकिन केवल दोनों का इन्वायरमेंट बदला गया था। तो उसका असर ये दिखाई पड़ा कि इस प्रयोग से यही निष्कर्ष निकला कि कहीं ना कहीं पर्यावरण, बालक के विकास में पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर कैंडोल महोदय का अध्ययन था। कैंडोल महोदय ने फ्रांस के 552 प्रसिद्ध विद्वानों का अध्ययन किया और ये पाया कि इन विद्वानों के जो परिवार वाले थे भी जो थे वो भी प्रसिद्ध थे और किसी न किसी क्षेत्र में विशेष योग्यता उन्होंने अर्जित कर रखी थी, क्योंकि इसका परिवार का ये पर्यावरण का असर था। टर्माइन और मैरिल ने जो अध्ययन किया था, इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि बालक के, अगर पूछा जाता है कि किस विद्वान के अध्ययन से ये पता चला कि बालक के विकास में उस माता पिता की मानसिक और सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति का भी असर पड़ता है, तो ये थे टर्माइन और मैरिल महोदय। इन्होंने एक अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि बालक के बुद्धि पर और उनके विकास पर बालक की बुद्धि लब्धि और उसके विकास पर माता पिता की आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति का कहीं ना कहीं असर पड़ता है। जिन घरों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी होती है उन घरों के बच्चे ज़्यादा विकास करते हैं, ऐसा मैरिल और टर्माइन का मानना था। फिर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली का अध्ययन था। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली का मानना था कि अच्छे पर्यावरण, अच्छे वातावरण और अच्छा खान पान तथा योग अभ्यास के द्वारा बुद्धि लब्धि में 10 से 40 तक की वृद्धि की जा सकती है। अच्छे वातावरण, अच्छा योग अभ्यास और खान पान के द्वारा बुद्धि लब्धि में 10 से 40 तक की वृद्धि की जा सकती है, ऐसा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली का मानना था। फिर फ्रांज बोंज का अध्ययन था। फ्रांज बोंज ने स्पष्ट किया कि जिस प्रकार के प्राकृतिक वातावरण में बच्चे को रखा जाता है उसी हिसाब से उसका विकास होता है। इसका उदाहरण इन्होंने यही दिया कि अमेरिका में बसे जापानी लोगों का उदाहरण दिया कि कई पीढ़ी से जो जापानी लोग अमेरिका में रह रहे थे, धीरे धीरे उनके शरीर की लंबाई बढ़ गई, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण उस अलग तरीके से था, वो जापान से हटकर था। इसलिए एक और अध्ययन हुआ था, इसमें महत्वपूर्ण अध्ययन था भेड़िए द्वारा पाले गए बालक का अध्ययन। भेड़िए द्वारा पाले गए बालक का अध्ययन। हम अक्सर बचपन में सुनते रहते थे कि फला के बच्चे को भेड़िया उठा ले गया, ये किया वो किया। एक ऐसा उदाहरण आया, भारत में भी ऐसी एक घटना घटित हुई कि एक बालक पकड़ा गया जो भेड़िए की तरह आवाज़ निकालता था और अपने हाथ और पैर चारों की सहायता से उछल उछल कर चलता था। सारी आदतें उसकी भेड़िए की जैसी थी और उसे जंगल में जब पशुओं की गणना हो रही थी तभी उसको देखा गया, जंगल से पकड़कर उसको लाया गया शहर में। और लखनऊ में जब वो पकड़ कर लाया गया उस समय उसकी एज 14 साल के आसपास थी। लखनऊ में एक हॉस्पिटल है, बलरामपुर हॉस्पिटल, शायद उसी में उसको एडमिट किया गया। कुछ दिन के प्रयास के बाद उसको धीरे धीरे दोनों पैरों पर खड़ा करना सिखाया गया और थोड़ा बहुत बोलना सिखाया गया, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, तो कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब यही सोचने वाली बात होती है कि बच्चा तो वो मनुष्य का ही था, लेकिन व्यवहार उसका जानवरों जैसा था। तो कहीं ना कहीं जो वंशानुक्रम के गुण थे मनुष्य के, वो सुप्त हो गए और जो पर्यावरण का गुण भेड़िए का था वो उसमें प्रकट हो गया।
तो वो जो पर्यावरण में हो रहा था वैसा ही वो कर रहा था, इस तरह से उसका विकास हुआ, जिस तरह का इसको एनवायरनमेंट मिला। अब अगर हम बात करें तो बालक के विकास के वंशानुक्रमीय कारक जो होते हैं उसकी हमने चर्चा भी की है कि कौन कौन से कारक होते हैं, किस तरह से प्रभावित करते हैं, उसकी संक्षिप्त चर्चा हम कर चुके हैं। एक चर्चा हमने उसमें नहीं की थी, नलिका विहीन ग्रंथियों की, जो ग्लैंड्स की बात होती है। मानव शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक नलिका ग्रंथियां, एक नलिका ग्रंथियां जो अपने अंदर द्रव तैयार करके नलिकाओं के द्वारा शरीर में आगे पहुंचाती हैं, जैसे अश्रु ग्रंथि, और दूसरी नलिका विहीन ग्रंथियां जो अपने पैदा होने वाले हार्मोन्स को सीधे रक्त में छोड़ती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक, मानव विकास में इन ग्रंथियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये जो तरल पदार्थ छोड़ते हैं यानी हार्मोन्स की सप्लाई करते हैं, हार्मोन्स की सप्लाई ही कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित करती है बालक के विकास को। ये पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, यदि ये आवश्यकता से, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है आवश्यकता से अधिक हार्मोन्स छोड़ती है तो बच्चे की लंबाई असाधारण रूप से बढ़ जाती है और वो क्रोधी और झगड़ालू हो जाता है, और अगर कम छोड़ती है तो बच्चा बौने कद का हो जाता है, तो ये भी एक कारण है। दूसरा है थायराइड ग्रंथि, ये आवश्यकता से अधिक हार्मोन्स की सप्लाई जब कर देती है तो बच्चे में तनाव हो जाता है, और कम छोड़ती है तो बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से मंदबुद्धि का हो जाता है, शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाता है। एक पैराथायराइड ग्रंथि है जिससे निकलने वाले हार्मोन्स से हड्डियां मजबूत होती हैं, परंतु अधिक हार्मोन्स जब छोड़ देती है तो कब्ज और सरदर्द की शिकायत बच्चे में होने लगती है, और अगर कम हार्मोन्स छोड़ती है तो वह हड्डियां और दांत बच्चे के कम विकसित होते हैं यानी कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे ही एंड्रिनल ग्रंथि होती है, एंड्रिनल ग्रंथि से शारीरिक और मानसिक विकास पर बच्चे के प्रभाव डालती है। अगर ज़्यादा छोड़ दे तो ब्लड प्रेशर की समस्या आ जाती है, हाई ब्लड प्रेशर की। अगर कम छोड़ती है हार्मोन्स तो लो ब्लड प्रेशर की समस्या आती है। ऐसे ही काम प्रजनन ग्रंथियाँ होती हैं, ये भी कहीं ना कहीं बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। तो इस तरह से पर्यावरण और वंशानुक्रम दोनों बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। जैसा पर्यावरण होता है, अगर बालक का संयुक्त रूप से विकास हो, बेहतर ढंग से विकास तभी संभव है जब उसका वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों अच्छे हों, या फिर वंशानुक्रम अगर गड़बड़ है तो अच्छा पर्यावरण मिल जाए, पर्यावरण गड़बड़ है तो वंशानुक्रम अगर अच्छा है तो कुछ संभावना पाई जाती है। तो बालक के विकास के 2 प्रमुख कारक होते हैं, वंशानुक्रम और पर्यावरण। हम वंशानुक्रम में सुधार तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पर्यावरण में सुधार हमारे हाथ में है। इसलिए हम भले ही हमको अपने माता पिता से वो चीज़ें नहीं मिली हैं, लेकिन हम इन्वायरमेंट अपने से बेहतर अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो ये प्रभावित करने वाले कारक थे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और शिक्षक से जुड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोगों पर भी इसको फॉरवर्ड करिए, इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।